हाय एवरीवन। आज हम चार्टर एक्ट 1833 को डिस्कस करेंगे। किस तरह से चार्टर एक्ट 1833 इम्पोर्टेंट है, इसका क्या रोल है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में, क्यों गवर्नर जनरल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, ये सब देखेंगे। मेरा मोटो है रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। तो इसलिए छोटे लेक्चर सुनिए, बार-बार रिवाइज़ करिए ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कंप्लीट हो जाए आपको। तो चार्टर एक्ट 1833 की बात करेंगे। इसमें पहला फीचर क्या है? देखो, ये फर्स्ट स्टेप था सेंट्रलाइज़ेशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, ठीक है? क्या था? फाइनल स्टेप था, सॉरी। हमने देखा कि कैसे 1773 में फर्स्ट स्टेप आया। उस टाइम क्या हुआ कि चार्टर एक्ट उस टाइम एक्ट आया 1773। उस एक्ट में बताया गया कि किस तरह से बंगाल और मद्रास की पावर घटती चली जाएगी और धीरे-धीरे सारी बंगाल नहीं, मुंबई, मद्रास एंड बॉम्बे की पावर घटती चली जाएगी और सारी पावर बंगाल के अंदर आती चली जाएगी। तो लास्ट स्टेप में क्या हुआ कि ये आप देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल दिया गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया। ये इम्पोर्टेंट है और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया, किस बेसिस पर? देखो क्या होता था, पहले हमने पढ़ा ही है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करते थे, कॉमर्शियल अफेयर देखते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर देखता था, पॉलिटिकल अफेयर देखता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि कंपनी की मोनोपोली खत्म होती चली गई। कैसे? हमने 1813 के एक्ट में देखा कि कंपनी की जो मोनोपोली थी, जिसके अंदर बताया गया था कि आप चाइना से और टी में ट्रेड कर सकते हैं, बस चाइना और टी में ट्रेड कर सकते हैं। मगर 1833 के एक्ट में ये मोनोपोली भी खत्म कर दी गई और बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स की एंट्री इंडिया में होने लगी। ब्रिटिशर्स की एंट्री का मतलब ये है कि बिज़नेसमैन इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा आने लगे। तो इस बेसिस पर क्या हुआ कि जो पार्टिसिपेशन था लोगों का बहुत बढ़ गया, तो एक सेंट्रल लॉ की ज़रूरत थी। जिससे उन्हें रेगुलेट किया जा सके। तो इसलिए सेंट्रल लॉ से उन्हें रेगुलेट किया गया। तो इसलिए सारी सिविल, मिलिट्री और कॉमर्शियल पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई और सब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हमारे बनाए गए लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये आपको याद रखना है। मैंने आपसे कहा है कि मैं सारे गवर्नर जनरल को वन बाय वन डिस्कस कर दूंगा। तो ये पहला क्लॉज था। पहले क्लॉज में क्या पढ़ा हमने कि किस तरह से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया और सिविल और मिलिट्री पावर उसमें वेस्टेड कर दी गई। लॉर्ड विलियम बेंटिंक हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल बने। ठीक है। अब लेजिस्लेटिव पावर, अब तक जो थोड़े बहुत कानून बॉम्बे के द्वारा और मद्रास के द्वारा बनाए जा रहे थे उनको मान्य होता था, धीरे धीरे वो खत्म कर दिए गए। ओवरऑल अथॉरिटी क्या हो गई, लेजिस्लेटिव पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की हो गई। और ये लेजिस्लेचर जो है हमारे डायरेक्ट ब्रिटेन से आते थे और वहीं की लास्ट में मोहर लगना भी स्टार्ट हो गई। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं, अपने आप कर लें। धीरे-धीरे ये चीज़ खत्म हो गई। ऑल पावर ब्रिटिश क्राउन में निहित हो गई। देखो, सेंट हेलिना एक्ट इसे भी कहा जाता है। सेंट हेलिना एक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एक टेरिटरी है अटलांटिक ओशियन में, वहाँ पर ब्रिटेन की एक टेरिटरी थी, वहाँ से ये चीज़ें सब गाइडलाइन वहाँ से इश्यू होती थी। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से एक्सक्लूसिव पावर दे दी गई बंगाल प्रेसिडेंसी को और बॉम्बे और मद्रास को डिप्राइव कर दिया गया लेजिस्लेटिव पावर से। नेक्स्ट क्लॉज़ क्या है? मैंने आपको बताया कि कॉमर्शियल एक्टिविटी खत्म हो गई, एंडेड कर दी गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मिलकर फुल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया। जब फुल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया तो सब काम ब्रिटिश मैजेस्टी से होता था, मतलब हिज मैजेस्टी, और सारी चीजें कंपटीशन वम्पटीशन सब वहां से इशू किया जाता था। तो इसी दशा में क्या हुआ था, एक अटेम्प्ट किया गया था कि आप ओपन कंपटीशन कीजिए, मगर ऐसा नहीं हो सका। ये
लॉर्ड मैकॉले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड मैकॉले के द्वारा एक सजेशन दिया गया था, मगर इसे इम्प्लीमेंट करना आप जानते हैं इतना आसान नहीं था, कॉलोनाइज़र इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए इसमें क्या किया गया कि फ्यूचर में इसे इम्प्लीमेंट किया गया। और एक क्लॉज़ देख लीजिए, इसमें नेक्स्ट क्लॉज़ के बारे में आपको नहीं बताया गया। देखो, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी, वो अब एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल कहलाने लगी, और उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो 3 मेंबर होते थे, 3 मेंबर होते थे 1813 से 3 मेंबर होते थे। अब वो फिर से 4 कर दिए गए, और जो 4th मेंबर जो थे वो हमारे लॉर्ड मैकॉले थे, जो एज़ ए लॉ मिनिस्टर के रूप में, लॉ कमीशन के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया उन्हें, ठीक है? तो वहीं हमारा जो लॉ कमीशन है, जो आज़ादी से पहले रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, वहीं से रिकॉग्नाइज़ किया जाता है कि फर्स्ट लॉ कमीशन कब बना था, तो 1833 के एक्ट में प्रावधान किए गए थे। ठीक है? अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। पहला क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू द चार्टर एक्ट 1833 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको इसमें करेक्ट बताना कौन सा है। देखो, इट सेंट्रलाइज्ड लेजिस्लेटिव पावर बाय क्रिएटिंग ए सिंगल लेजिस्लेटिव बॉडी फॉर ऑल ब्रिटिश टेरिटरी इंडिया। बिल्कुल राइट है। मैंने आपको बताया कि कैसे लेजिस्लेटिव पावर बॉम्बे की और मद्रास की डिप्राइव कर दी गई। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में तब्दील कर दिया गया, और सारी लेजिस्लेचर जो है ब्रिटिश क्राउन से बन के आता था, और वो ही सब डिसाइड करते थे। ठीक है? तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी। या नेक्स्ट पॉइंट क्या? इट इंट्रोड्यूस द ओपन कॉम्पिटिशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ओपन कंपटीशन की कोशिश की गई थी, मगर ऐसा ऑल इंडिया लेवल पर इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया था। इट एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉमर्शियल फंक्शन एंड कर दिए गए। मेक इट सोनली एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। बिल्कुल एकदम करेक्ट है, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारी ये 1 एंड 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब आप देख लीजिए इसमें कि कौन सा करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए क्या है। द एक्ट क्रिएटेड ए सिंगल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इनकरेक्ट क्यों? ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज वाज सजेस्टेड बाय मकॉले, मतलब सजेस्ट किया था, मगर इम्प्लीमेंट चार्टर एक्ट 1853 तक नहीं हुआ था, मतलब 1853 में जाकर वो इम्प्लीमेंट हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना, ये रटे होना चाहिए। आप, मैं इजीली पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये इजी नहीं है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है? द एक्ट एंडेड, ये तो आपको बता ही दिया कि उसकी मोनोपोली खत्म हो गई थी, फुल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई थी, सारा रेवेन्यू ब्रिटिश क्राउन से आता था, इंडिया से रेवेन्यू लेते थे, ब्रिटेन के लोगों को देते थे, इसीलिए इंडिया का जो इकोनॉमिक ड्रेन स्टार्ट हुआ था। तो मैंने ये आपको एक्ट डिस्कस किया, कोई प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए, जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस।